यू विल बी सेफ और नॉट। अगर कहीं लड़ाई हो रहा हो या वायलेंस हो रहा हो, मॉब है, लाठी डंडे चल रहे हैं और कोई गिरा पड़ा हो वहाँ पे और आपको लगता है कि इसे ज़रूरत है, तो क्या ये सेफ है जाकर उसकी मदद करने के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं है। ऐसे ही मान लो कहीं आपने हॉस्पिटल में ही या बाहर ही कहीं पानी गिरा है, वहाँ एक आदमी भी गिरा पड़ा है और बिजली का तार लटक रहा है जिसमें से कभी कभी चिंगारी आ रही है, तो इज इट अ सेफ प्लेस टू गो एंड डू रिससिटेशन? नो। हो सकता है कि वहाँ करंट आ रहा हो पानी में और उसको शॉक लग के गिर गया हो, तो आप जाएंगे, आपको भी शॉक लगेगा। तो ऐसी चीज़ों को अवॉइड करना है। सो वेरीफाई सीन सेफ्टी इवन इन हॉस्पिटल ऑल्सो। अगर आप हॉस्पिटल में हैं और शायद आपने में से कुछ लोगों ने फेस भी किया हो कि कोई पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट हुआ और उनके रिलेटिव्स बहुत हंगामा कर रहे हैं, बहुत हल्ला कर रहे हैं, मारपीट की नौबत आ गई है। इज इट अ सेफ प्लेस टू गो एंड डू CPR? नो। ऐसे में आप CPR नहीं कर पाएंगे, और अगर करने जाते हैं तो यू हैव टू फेस सम ऑफ द वायलेंट एक्ट्स। ठीक है, आपने सीन सेफ्टी चेक कर ली, सीन इज सेफ नाउ। ठीक है, आगे प्रोसीड करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे रिस्पॉन्सिवनेस। पेशेंट को देखेंगे, पेशेंट रिस्पॉन्सिव है कि नहीं है। रिस्पॉन्सिवनेस कैसे चेक करते हैं, कैसे पता करेंगे पेशेंट इज रिस्पॉन्सिव और नॉट? तो शोल्डर टैप करेंगे, शोल्डर पे टैप करके ज़ोर से पूछेंगे, बाबा आप ठीक हो, या अम्मा आप ठीक हो या नहीं हो। शोल्डर पे जोर से टैप करते हैं। पहले ये था कि कैरोटिड फील करते थे पहले, फिर पेरिफेरल पल्स करते थे, फिर छाती पे हाथ रखते थे, बहुत सारे अलग अलग वर्जन्स थे। बट नाउ इट इज़ अ वेरी स्पेसिफाइड थिंग दैट यू हैव फॉर रिस्पॉन्सिवनेस चेक करने के लिए। सबसे पहले आप शोल्डर पे टैप करेंगे और बोलेंगे, बाबा ठीक हो, दोनों हाथ से करेंगे। अगर बाबा या अम्मा ठीक हैं तो कुछ तो रिस्पॉन्स देंगे, अगर नहीं है तो दे विल नॉट रिस्पॉन्ड एट ऑल। उसके बाद क्या करेंगे, चेक फॉर सेंट्रल पल्सेस। तो सेंट्रल पल्स कैसे चेक करेंगे? ठीक है, चेक फॉर रिस्पॉन्सेस हो गए। अगर उस पेशेंट का रिस्पॉन्स नहीं है तो अगला स्टेप क्या होगा आपका? शाउट फॉर हेल्प या फ़ोन करेंगे। ये अगर इन हॉस्पिटल है तो आप शाउट करेंगे, आपका काम हो जाएगा। अगर आप बाहर हैं तो यू हैव टू कॉल। इंडिया में कौन से फ़ोन नंबर्स अवेलेबल हैं हमारे पास? 108 है ना, 108 है हमारे यहाँ। 108 पे फ़ोन करेंगे, शाउट फॉर हेल्प हो गया, एक्टिवेट इमरजेंसी रिस्पॉन्स, गेट AED एंड इमरजेंसी इक्विपमेंट। हमारे यहाँ AED इज़ नॉट अवेलेबल एवरीवेयर। आप दिल्ली जाएंगे, दिल्ली मेट्रो में अगर ट्रैवल किए होंगे तो आप देख पाएंगे वहाँ AEDs लगे हुए हैं, या एयरपोर्ट पर जाएंगे वहाँ भी AEDs लगे हुए हैं। बट इन इंडिया, और आप रांची की बात करें तो शायद ही कहीं शायद AED मिले, बट इन हॉस्पिटल यू विल फाइंड AED और डिफिब्रिलेटर। ठीक है, ये सारी चीज़ें होने के बाद हम देखेंगे लुक फॉर नो ब्रीदिंग और गैस्पिंग और चेक पल्स। ये सांस लेने की प्रक्रिया और सेंट्रल पल्सेस, ये हम देखेंगे अगले 10 सेकंड के अंदर। आपके पास 10 सेकंड से ज़्यादा का समय नहीं है। विद इन 10 सेकंड्स यू हैव टू सी फॉर एनी ब्रीदिंग एक्टिविटी और सेंट्रल पल्स। सेंट्रल पल्स कैसे चेक करेंगे? कैरोटिड, जिस साइड आप खड़े हैं उसी साइड की कैरोटिड पल्स करेंगे 2 फिंगर से, पेशेंट के गले के पास, क्रिकॉइड कार्टिलेज से ऊपर मीडियली जब पुश करेंगे आप तो कैरोटिड पल्स फील होगा ऑन द सेम साइड एंड 1 साइड एट अ टाइम। ठीक है, दोनों साइड का चेक नहीं करेंगे एक साथ। और अगर 2 लोग हैं और इंथुजियाज्म में आकर कोई इधर से भी दबा दिया और दूसरा उधर से भी दबा दिया, ऐसा काम नहीं करना है। ठीक है, तो हमने सेंट्रल पल्स चेक कर ली। अब यहाँ पे 2 सिनेरियो हो सकते हैं, सेंट्रल पल्स नहीं आ रही है और सांसें चल रही हैं, या फिर हो सकता है सांसें नहीं चल रही हैं लेकिन सेंट्रल पल्स आ रही है। तो क्या करें? तो इफ़ देयर इज़ पल्स बट देयर इज़ नो ब्रीदिंग एक्टिविटी, तो उन्हें हम रेस्क्यू ब्रीथ्स देंगे। रेस्क्यू ब्रीथ्स मतलब बैग एंड मास्क, अगर है तो बैग एंड मास्क से वेंटिलेट करेंगे, वो नहीं है तो माउथ टू माउथ ब्रीथ देंगे। या अगर हमारे पास इमरजेंसी एयरवे इक्विपमेंट्स है
तो इंट्यूबेट करके वेंटिलेट करेंगे एंड वी विल चेक पल्स एवरी 2 मिनट्स। अगर हमारे पेशेंट का पल्स नहीं है, नॉर्मल ब्रीदिंग पल्स पे वो जो उस साइड चला गया उधर तो मॉनिटर करेंगे, ठीक है, मॉनिटर अंटिल इमरजेंसी रिस्पॉन्स आएगा इस तरह। अगर नॉर्मल ब्रीदिंग नहीं है और पल्स है तो हम रेस्क्यू ब्रीथ करेंगे, 1 ब्रीथ एवरी 6 सेकेंड्स, 10 ब्रीथ्स अ मिनट। चेक करेंगे, अगर पल्स नहीं है तो CPR शुरू करेंगे। अगर ब्रीदिंग नहीं है या गैस्पिंग है, अगर गैस्पिंग पेशेंट में है तो उसको क्या कहेंगे? इज इट ब्रीदिंग पेशेंट और नॉन ब्रीदिंग पेशेंट? इट इज़ अ नॉन ब्रीदिंग पेशेंट। गैस्पिंग पेशेंट्स आर कंसिडर्ड एज अ नॉन ब्रीदिंग पेशेंट, तो उन्हें हम CPR शुरू करेंगे। अब हमारी बारी आती है CPR करने की। CPR कैसे करेंगे? अगर आप सिंगल हैं तो आपके लिए काम थोड़ा मुश्किल हो जाएगा एंड यू हैव टू डू इट इन 30 ब्रेथ्स देंगे, एवरी 2 मिनट्स आप फिर हेड एंड पे आएंगे, 2 बार सांस देंगे, फिर यू विल गो टू द चेस्ट एंड यू विल स्टार्ट कंप्रेशन। कंप्रेशन के रेट क्या होते हैं और डेप्थ कितनी होनी चाहिए, ये 2020 गाइडलाइंस में चेंज हो गया। 2015 तक ये कुछ और था, लेकिन उन्होंने 20 में इसे और रिफ़ाइन किया, और रिफ़ाइन करने के बाद हुआ कि जो चेस्ट कंप्रेशन है इट शुड बी 100 to 120 बीट्स पर मिनट, 100 to 120. It is not more than 100 or not more than 120, or neither it is 100 less than 100. So you have to give 100 to 120 beats per minute का कंप्रेशन देना है, और ब्रीदिंग का है 2 ब्रीथ्स एवरी 30 कंप्रेशन। ये साइकिल चलेगा फॉर 2 मिनट्स। 2 मिनट के बाद आप फिर से पल्स चेक करेंगे, और जब तक ये मदद नहीं आती है तब तक आप ये कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास AED आ गया या आप हॉस्पिटल में हैं, डिफिब्रिलेटर अवेलेबल हो गया, देन यू विल स्टार्ट विथ AED और डिफिब। आप AED या डिफिब लगाएंगे, देखेंगे वेदर इट इज़ अ शॉकेबल और नॉट शॉकेबल रिदम। सो व्हाट आर शॉकेबल एंड नॉट शॉकेबल रिदम? DFT are shockable rhythm and non-shockable rhythms are straight line. अगर किसी पेशेंट का स्ट्रेट लाइन है तो इट इज़ अ नॉन शॉकेबल रिदम, उसमें चेस्ट कंप्रेशन देते रहना है। और दूसरा है ECG पे पैटर्न्स तो बन रहे हैं बट पल्स फील नहीं हो रहा है। नॉर्मल ECG बन रहा है मशीन में लेकिन देयर इज़ नो पल्स, दिस इज कॉल्ड पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, PEA। सो पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी और अ स्ट्रेट लाइन आर नॉन शॉकेबल रिदम्स, यहाँ आपको सिर्फ चेस्ट कंप्रेशन देना है। और अगर आपके पास एडवांस आ गए हैं, लोग आ गए हैं फॉर योर हेल्प एंड दे हैव मेडिसिन, देन आप उन्हें एपिनेफ्रिन का IV बोलस इंजेक्शन दे सकते हैं। Until then you have to continue CPR and breaths। एंड अगर आपके पास वो शॉकेबल रिदम मिलता है जैसे कि VF या VT मतलब वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, देन यू हैव टू गिव शॉक। वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया एंड वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन कैसा दिखता है? हाँ बिल्कुल ऐसा लाइन बनकर दिखेगा, ठीक है। तो यस, इफ इट इज शॉकेबल रिदम, गिव 1 शॉक। शॉक देते ही कहीं रुकना नहीं है और ना ही मॉनिटर की तरफ देखना है, कुछ नहीं करना है। आपने शॉक दिया, वापस हटे, अगला टीम CPR शुरू करेगा। देयर इज नो टाइम टू वेट। आफ्टर 2 मिनट्स ऑफ CPR पोस्ट विथ शॉक, देन आप असेस करेंगे पेशेंट के पल्सेस आए कि नहीं आए, ठीक है। तो हमने शॉक दिया, रिज्यूम CPR इमीडिएटली फॉर 2 मिनट्स, उसके बाद हमने असेस किया। अगर शॉकेबल रिदम नहीं है तो रिज्यूम CPR इमीडिएटली फॉर 2 मिनट्स, और उसके बाद फिर से हम AED लगाकर बाद में देखेंगे आफ्टर 2 मिनट्स वेदर इट इज शॉकेबल और नॉट, एंड देन इफ इट इज शॉकेबल देन गिव शॉक, इफ नॉट देन कंटिन्यू CPR। अच्छा, चेस्ट कंप्रेशन जो हम दे रहे हैं उसकी रेट की तो हमने बात कर ली, इट इज़ 100 to 120 पर मिनट। व्हाट इज द डेप्थ ऑफ चेस्ट कंप्रेशन? कितना दबाना है? 2.4 इंच 5 to 6 सेंटीमीटर
2.4 inches. 5 to 6 सेंटीमीटर और 2 इंचेस। तो ये हमारा डेप्थ हो गया। और अगर आप असेस नहीं कर पा रहे हैं कि डेप्थ कितना है या इंचेस या सेंटीमीटर में आपको आइडिया नहीं मिल रहा है तो कितना करेंगे? आपका कंप्रेशन शुड कवर एटलीस्ट 1/3 ऑफ द चेस्ट एपी डायमीटर। चेस्ट की जो it should cover 1/3 of the distance. That will provide adequate chest compression. तो ये हो गई डेप्थ की बात और रेट की बात। अगले सिनेरियो में आते हैं हम BLS इन प्रेग्नेंट पेशेंट। वो एक एडल्ट नॉर्मल एडल्ट पेशेंट की थी। दिस इज BLS फॉर pregnant patient.